हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का भाग 11। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। एक दिन था जब विलास के हाथ आत्मसमर्पण करना विजया के लिए कुछ कठिन नहीं था। लेकिन आज केवल विलास ही क्यों, इतनी बड़ी पृथ्वी के इतने करोड़ व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति को छोड़कर और किसी को छूने तक की बात सोचकर उसका समूचा तन मन घृणा और लज्जा से भर आता है। अंतर्मन घोर पाप के भय से कांप उठता है। यही सोचती हुई रास बिहारी के निमंत्रण के बाद पालकी में बैठे बैठे अनेक पहलुओं की बड़ी बारीकी से आलोचना करती हुई घर आ रही थी। उसके संबंध में पिता की वास्तविक इच्छा क्या है, यह जानने का अवसर उसे नहीं मिला, किंतु उनकी मृत्यु के बाद भविष्य की जीवन धारा विलास बिहारी के साथ ही मिलकर बहेगी, यह निश्चित हो गया था। इस संभावना की कल्पना भी कभी पैदा नहीं हुई कि इसमें किसी प्रकार की बाधा पड़ सकती है। यह जो एक अनासक्त उदासीन व्यक्ति आकाश के न जाने किस अदृश्य प्रदेश से सहसा धूमकेतु समान उदय हो गया और पलक झपकते ही अपनी विशाल पूंछ की प्रचंड ताड़ना से सब कुछ छाड़ छाड़ करके, सब कुछ उलट पुलट कर उसके निश्चित मार्ग की रेखा तक मिटाकर स्वयं कहीं सरक गया, अपना चिन्ह तक नहीं छोड़ गया था। वह सत्य था या स्वप्न? विजया अपनी समस्त आत्मा को जगाकर आज यही सोच रही थी। यदि वह स्वप्न था तो उसका मोह किस तरह कितने दिनों में समाप्त होगा, और यदि सत्य था तो जीवन में किस प्रकार सार्थक होगा। घर आकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसके जलते हुए मस्तक के पास भी नहीं फटकी। आज तो आशंका उसके मन में बार बार उठने लगी, वह यह कि जो चिंता कुछ दिनों से उसे रात दिन व्याकुल कर रही थी, उसमें कुछ सत्य भी है या वह केवल आकाश कुसुमों की माला है। इस जटिल समस्या की गांठ कौन खोलेगा? माँ नहीं है, पिता भी परलोक में है, भाई बहन तो थे ही नहीं। अपना कहने को रास बिहारी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वह ही उसके बंधु मित्र और अभिभावक हैं। आज उसके सामने यह बात पानी के समान स्वच्छ हो गई कि उन्होंने कौन सा शुभ उद्देश्य सिद्ध करने के लिए इतनी जल्दी करके उसे उसके बचपन से परिचित कलकत्ता के समाज से दूर इस देश में लाकर डाल दिया है। पानी की उस स्वच्छता के भीतर जितनी दूर तक उसकी नजर गई, सब कुछ स्पष्ट होकर दिखाई देने लगा। विदेश जाने के लिए नरेंद्र को बिना मांगे सहायता देना, अपने घर प्रीतिभोज का आयोजन, संभावित मेहमानों के सामने विवाह का प्रस्ताव, लजीला मौन, सहमति मानकर उसका प्रचार, इस प्रकार हर ओर से बांध लेने की बूढ़े की इन कोशिशों की कोई भी बात छिपी न रह सकी। लेकिन रहस्यपूर्ण बात यह है कि रास बिहारी के काम में जोर जबरदस्ती कहीं दिखाई नहीं देती। विनम्रता और स्नेह भरी कल्याण कामना की आड़ लेकर पल पल ठेल ठेल का उसका दुर्निवास शासन जाल की ओर बढ़ाए चला जा रहा है। इस बात का अनुभव करने के साथ ही उसे अपनी असहाय अवस्था का चित्र भी स्पष्ट दिखाई दिया। वह आतंक से कांप उठी, सारी रात सो न सकी और अपने स्वर्गवासी पिता को बार बार पुकार कर और रो रो कर कहने लगी, बापू, तुम तो इन लोगों को पहचानते थे, तब मुझे इनके हाथों में क्यों सौंप गए? एक समय उसने स्वयं ही विलास को पसंद किया था, उसके साथ ही मिलकर
पिता की इच्छा के विरुद्ध नरेंद्र के सर्वनाश की कामना की थी। यह कामना ही आज उसकी समस्त हितकर इच्छाओं को पराजित करके विजय प्राप्त कर रही है। यह सोचकर उसका हृदय फटने लगा। दूसरे दिन परेश की माँ की पुकार से जब विजया की नींद खुली, काफी दिन चढ़ आया था। उठते ही सुना बाहरी कमरा निमंत्रित व्यक्तियों से भर गया है। केवल वही नहीं है। इस भूल को सुधारने के लिए क्या जल्दी करती। सारे दिन के उत्सव के हंगामे को याद करके खींच उठी। शीतकाल के प्रभातकालीन सूर्य की किरणें बगीचे के आम के वृक्षों की शिखाओं पर बिखर गई थी। उनके पत्तों की फांकों में से सामने के मैदान से होकर खेलते कूदते और गायों को चराने के लिए जाते हुए ग्वाल बाल दिखाई दे रहे थे। जब से वह देश आई है, तब से इस दृश्य को देखते देखते मन कभी नहीं भरा। अनेक बार आवश्यक काम टाल कर भी वह बहुत देर तक टकटकी लगाए इस दृश्य को देखती रही है। आज वह सोच ही नहीं सकी कि इसमें कौन सी मधुरिमा थी। तभी उसने देखा कालीपद एक डग में 3-3 सीढ़ियां पार करता हुआ ऊपर आ रहा है। विजया को देखते ही बोला, माँ जी जल्दी कीजिए, छोटे बाबू नाराज हो रहे हैं, आज कहीं इतनी देर करनी चाहिए। आग की चिंगारी बारूद के ढेर में पड़कर जैसा विस्फोट होता है, कालीपद की सूचना ने विजया के तन मन में ठीक वैसा ही विस्फोट जगा दिया। उसे लगा जैसे पैरों के तलवों से लेकर बालों के छोर तक एक ही पल में प्रचंड ज्वाला धधक उठी हो, लेकिन कुछ कह ना सकी। स्फटिक का टुकड़ा दोपहर के सूर्य की किरणों से जिस प्रकार ज्वलंत तेज फैलाता है, उसी प्रकार उसकी दोनों जलती आंखों से वैसी ही असहनीय आग बरसने लगी। उन आंखों को देखते ही कालीपद कांप उठा। वह कुछ कहना चाहता था कि विजया ने कहा, तुम नीचे जाओ कालीपद। विजया जानती थी कि इस मकान में छोटे बाबू का अर्थ विलास बिहारी और बड़े बाबू का अर्थ रास बिहारी है। दोनों पिता पुत्र यहाँ इतने बड़े बन बैठे हैं कि उनके क्रोध का भार आज नौकर चाकरों के निकट मालिक तक को पार कर गया है। यह बात विजया को आज ही मालूम हुई। उसने स्पष्ट देखा कि इतने ही समय में विलास यहाँ का वास्तविक स्वामी और वह उसकी आश्रिता तथा दया पर जीने वाली बन गई है। आधे घंटे के बाद वह तैयार होकर नीचे उतर आई। लोग चाय पी रहे थे। लगभग सभी लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया और उसके चेहरे तथा आंखों के रूखेपन को देखकर हैरान हो उठे। सहसा विलास बिहारी अपना चाय का प्याला मेज पर पटक कर बोल उठा, इस समय भी नींद ना खुलती तो भी चल जाता। यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि तुम्हारे व्यवहार से मैं तंग होता जा रहा हूँ। यह ठीक है कि उसे नाराजगी प्रकट करने का अधिकार था, लेकिन बाहर के इतने लोगों के सामने भावी पति की इस कर्तव्य परायणता ने अत्यधिक अभद्रता के रूप में सबको दुखी और हैरान कर दिया। लेकिन विजया ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। सबको नमस्कार करके बूढ़े आचार्य दयाल बाबू की ओर बढ़ गई। बोली, आपके चाय पीने में कोई विघ्न तो नहीं हुआ? मुझसे अपराध हो गया, मैं जल्दी ना उठ सकी। वृद्ध दयाल स्नेह से आर्द्र स्वर में एकदम बेटी शब्द से संबोधित करके बोल उठे, नहीं बेटी, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। विलास बाबू और रास बिहारी बाबू ने कहीं कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन तुम स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही, तबीयत तो खराब नहीं हो गई? यह हमेशा कलकत्ता में नहीं रहते, इसलिए विजया पहले से उन्हें नहीं पहचानती थी। कल भी उसने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा था, लेकिन आज कमरे में पैर रखते ही उस वृद्ध की शांत सौम्य मूर्ति ने मानो बिल्कुल अपने आदमी की तरह उसे आकर्षित कर लिया। वह उनके पास जा खड़ी हुई।
उसे न जाने क्यों उनकी आवाज में पिता की आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। दयाल एक कोच पर बैठे थे। बगल में और थोड़ी सी जगह थी। उसी ओर इशारा करके बोले, खड़ी क्यों हो, यहाँ बैठो बेटी, तबीयत तो खराब नहीं हो गई। विजया बैठ गई। उत्तर ना देकर दूसरी ओर देखने लगी। आंसुओं का रोकना पल पल कठिन होता जा रहा था। वृद्ध ने फिर वही प्रश्न किया। उत्तर में विजया ने सिर हिलाकर ना कह दी। रुंधे गले का यह संक्षिप्त उत्तर वृद्ध से छिपा नहीं रहा। क्षण भर के लिए चुप रहकर मामला समझकर मन ही मन कुछ हंसे। जो इस मकान के मालिक के स्थान पर पहले से ही दखल जमा बैठा है, वह यदि अपनी भावी पत्नी से कड़वी बातें करता है तो अनाड़ियों को वे चाहे जैसी रूखी मालूम दे, लेकिन जो ज्ञानी वृद्ध लोग यौवन का इतिहास पढ़ चुके हैं, वे यदि मन ही मन हंसें तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। वृद्ध अपने पास बैठा अभिमानिनी को सचेत होने का समय देने के लिए स्वयं ही धीरे धीरे बातें करने लगे। इतनी थोड़ी उम्र में सत्य धर्म के प्रति उन लोगों की अडिग निष्ठा और प्रतिष्ठा की भरपूर प्रशंसा करके अंत में बोले, भगवान के आशीर्वाद से तुम लोगों के महान उद्देश्य की दिन दिन श्री वृद्धि हो। लेकिन बेटी, जिस मंदिर की तुमने अपने गांव में प्रतिष्ठा की है, उसे बनाए रखने के लिए तुम लोगों को अनर्थक परिश्रम और बहुत स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा। मैं स्वयं भी गंवई गांव में रहता हूँ। मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि यह कभी गंवई गांव का रस खींच कर भी जैसे जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मुझे लगता है कि अगर उसे सचमुच जीवित रख सको बेटी, तो इस देश में सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाए। मैं सोच ही नहीं पा रहा कि तुम लोगों के इस प्रयास को क्या कहकर आशीर्वाद दूं। विजया के जी में आया कि कह दे कि इस मंदिर प्रतिष्ठा में मुझे कोई संस्कार नहीं है, इसमें रत्ती भर सार्थक्य दिखाई नहीं देता। लेकिन इसे दबाकर कोमल स्वर से पूछा, आप यह क्यों कह रहे हैं कि एक जटिल समस्या का समाधान हो जाएगा? वृद्ध बोला, मेरा आंतरिक विश्वास है कि बंगाल के गांव में फैले करोड़ों बुरे संस्कारों से केवल हमारा धर्म ही मुक्ति दिला सकता है। लेकिन यह भी जानता हूं कि जिसका जहां स्थान नहीं है, प्रयोजन नहीं है, वहां वह बचता नहीं है। लेकिन परिश्रम और कोशिशों से अगर एक को भी बचाया जा सके, तो क्या इससे भारी आशा नहीं पैदा होगी? अपने बंगाली घरों के गुण दोष की बात तुम स्वयं भी तो कम नहीं जानती बेटी। इन सब के विषय में अच्छी तरह गहराई से सोचकर देखो। विजया और प्रश्न न करके सोचने लगी। अपने देश के कल्याण की कामना उसमें स्वभाव से ही थी। आचार्य की अंतिम बात से यह चलायमान हो उठी। मंदिर प्रतिष्ठा के नाम पर भारी नाम कमाने की आड़ में ही विलास उसके हृदय के मर्म स्थानों पर बार बार आघात कर रहा था। वह वेदना से छटपटा रही थी, फिर भी प्रतिघात करने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए उसका संपूर्ण मन इस सारे मामले के विरुद्ध क्रोध और द्वेष से अंधा हो उठा था। लेकिन जब दयाल ने शांत और स्नेह भरी वाणी के आह्वान से विलास की चेष्टा की इस विशेष दिशा की ओर आंख खोलकर देखने के लिए अनुरोध किया, तब उसे लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा है। विलास वास्तव में क्रूर और हृदयहीन नहीं है। उसकी कठोरता धर्म के प्रति प्रबल अनुरक्ति को ही प्रकट करती है। इस धर्म के विस्तार पर देश का इतना अधिक कल्याण निर्भर है, यह जानकर उसका मन विलास को क्षमा किए बिना न रह सका। मन ही मन कहने लगी, संसार में जो लोग बड़े काम करने के लिए आते हैं, उनका व्यवहार हम जैसे सामान्य लोगों के साथ भले ही पूर्ण रूपेण न मिले, उन्हें दोष देना अनुचित है, बल्कि अन्याय है। और अन्याय को न्याय समझकर मैं किसी तरह आश्रय न दे सकूंगी। फिर
एक एक कर लोग उठने लगे। विजया भी उठकर खड़ी हो गई। रास बिहारी ने लड़के को अलग बुलाकर कुछ कहा। लड़का जैसे इस अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था। विजया के पास आकर बोला, तुम्हारी तबीयत क्या आज सुबह से अच्छी नहीं है विजया? आधे घंटे पहले इस प्रश्न की उपेक्षा करके वह कुछ भी कह देती, लेकिन इस समय सहज स्वर में बोली, नहीं, अच्छी ही हूँ। रात को नींद नहीं आई, इसीलिए शायद कुछ अस्वस्थ दिखाई दे रही हूँ। विलास का चेहरा खुशी से चमक उठा। अपने स्वाभाविक कर्कश स्वर को नर्म बनाकर बोला, तो फिर अब तुम धूप में ना निकलना, जल्दी ही नहा धोकर भोजन करके थोड़ी देर सो लेने की कोशिश करना। ऋतु परिवर्तन का समय अच्छा नहीं होता, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। यह कहकर और चेहरे से उत्कंठा व्यक्त करके ऐसा लगा जैसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने जा रहा है, लेकिन यह बात उसके स्वभाव में थी ही नहीं, इसलिए और कुछ ना कहकर मेहमानों के साथ बाहर निकल गया। जितनी दूर दिखाई पड़ा, विजया उसकी ओर देखती रही, फिर एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे ऊपर कमरे में चली गई। कुछ समय से जो पीड़ा उसे हर समय व्याकुल किए रहती थी, उसका कहीं पता ही ना था। शाम को मंदिर की प्रतिष्ठा रीति अनुसार संपन्न हो गई। भीतर के एक विशिष्ट स्थान में दो अच्छी कुर्सियां पास पास रखी गई थी। उनमें से एक पर अब विजया को बड़े समारोह सहित बैठाया गया। तब बराबर वाली कुर्सी किसके द्वारा भरी जाने की प्रतीक्षा कर रही है, यह समझने में देर नहीं लगी। पल भर के लिए विजया के मन में आग जल उठी, लेकिन जब विलास उस कुर्सी पर आ बैठा तो उसे शांत होने में अधिक समय नहीं लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।